मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। सिसोदिया को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली ईडी की अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी। आप नेता अमानतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली ईडी की अर्जी पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि बार बार समन जारी करने के बावजूद अमानतुल्लाह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अमानतुल्लाह को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि वो ईडी की तरफ से 6 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सामग्री हो तो विधायक को गिरफ्तार कर सकता है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी और आरोपी के बीच बहस हुई थी। कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि प्रत्येक आरोपी ने अब तक दस्तावेजों के निरीक्षण में कितना समय लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम उस इलाके में पहुंची जहां मुठभेड़ की आशंका जताई जा रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। जंगल ही जंगल, सन्नाटे में डूबे जंगल, जहां तक देखिए केवल खामोशी है, एक अनदेखा डर है। कहा जाता है कि ये सब नक्सलियों का इलाका होने की वजह है। ये वही जगह है जहां 29 नक्सली सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुए थे। अब तक के सबसे बड़े हमले की ग्राउंड रिपोर्ट करने TV9 की टीम देर रात जगदलपुर से लगभग 280 किलोमीटर दूर घटनास्थल हापाटोला पहुंची, जहां इंसानों का नामो निशान नहीं। चंद झोपड़ियों में कुछ है तो सन्नाटा। जिस इलाके में 16 अप्रैल को मुठभेड़ हुई वो इलाका माओवादियों का आधार क्षेत्र नजर आ रहा था। पूरे रास्ते माओवादियों के स्मारक बैनर पोस्टर लगे हुए थे। हापाटोला के एक ग्रामीण ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर हमें वो इलाका दिखाया जहां माओवादियों और जवानों की प्रारंभिक मुठभेड़ हुई थी। घटनास्थल पर माओवादियों ने अपना स्वागत द्वार लगा रखा था। साथ ही मौके पर PLGA को मजबूत बनाने का नोटिस बोर्ड भी लगा रखा था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ हो चुकी है। रिपोर्ट में कई और बड़े खुलासे भी किए गए। UNFPA ने इंटरपर्सनल लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। देश की अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ में 24% लोग 0 से 14 साल की उम्र के हैं। 17% जनसंख्या 10 से 19 वर्ष के आयु की है। 10 से 24 साल के 26% लोग हैं, जबकि 68% 15 से 64 आयु वर्ग के हैं। भारत की 7% आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। भारत में साल 2011 की जनगणना के दौरान 121 करोड़ आबादी थी। अनुमान है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2006 से 2023 के बीच 23% लोगों का बाल विवाह कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में 30 वर्षों की प्रगति ने दुनिया भर में सबसे वंचित समुदायों को नजरअंदाज किया गया है। भारत में मातृ मृत्यु में काफी गिरावट आई है, जो दुनिया भर में होने वाली ऐसी सभी मौतों का 8% रह गया है। टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भारत और भारतीय मूल के कुल 5 नाम शामिल किए गए हैं। इनमें ओलंपिक पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक और एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट समेत भारतीय मूल के 5 लोगों को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों में शुमार किया है। इसमें कुश्ती में भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को टाइम पत्रिका ने एक जुझारू महिला के तौर पर माना है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए टाइम पत्रिका ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में उन्हें जगह दी है। साक्षी ने 2 बार की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता विनेश फोगाट और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य विजेता बजरंग पूनिया के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साक्षी ने उस आंदोलन के बारे में कहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ भारत की महिला पहलवानों के लिए नहीं है, ये भारत की बेटियों के लिए है जिनकी आवाज बार बार दबा दी गई।
साक्षी के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, इंडो ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आलिया टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के रहने वाले एक मजदूर के बेटे ने यूपीएससी परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की है। बेहद अभाव में रहकर भी पवन कुमार ने सबसे कठिन परीक्षा पास की। हालात कैसे भी हों, अगर हौसला बुलंद हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, दृढ़ संकल्प हो, तो हर काम आसान हो जाता है। बुलंदशहर के रघुनाथपुर में गरीब किसान के बेटे पवन कुमार ने इंडिया के सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास कर ये बता दिया है, मेहनत से मंजिल मिली जाती है। 239वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकंड मेंस था। इस प्रयास में मैंने 239वीं रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। एग्ज़ाम टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी आप एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी महंगी कोचिंग, तो मैंने सेल्फ ही स्टडी की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। पवन के पिता बेटे की कामयाबी से काफी खुश हैं। उसने बहुत कठिन मेहनत करी। मैं भी नहीं कहा बेटा को छोटी मोटी जॉब देख ले, मेरी स्थिति आदम ये नहीं है कि जो तुझे हम यहाँ तक पहुँचा। मैं बोलो नहीं पापा, मैं पढ़ूंगा तो IAS बनूंगा।